डिफरेंसेस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और ये चैप्टर हम करने जा रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है और ये नेशनलिज्म क्या इम्पैक्ट लेके आता है यूरोपियन कंट्री के ऊपर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और हम अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक्सप्लेन लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड प्रिवेलिंग इन यूरोप इन 19th सेंचुरी। लिबरलिज्म होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है। लिबरलिज्म मतलब होता है कि फ्रीडम, एक तरह से लिबरलिज्म मतलब होता है कि जहाँ पे कि कंट्रोल जो हो कम हो, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में हो या पॉलिटिकल फील्ड में हो। तो हम यहाँ पे देखना है कि पॉलिटिकल फील्ड में लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, अगर मान लो कोई भी कंट्री में गवर्नमेंट जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे है देन दैट इज कॉल्ड लिबरलिज्म, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा चुना गया हो, ऐसे गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बोलते हैं, जो लोगों के कंसेंट के बेसिस पे रूल करे। और पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहाँ पे कि पार्लियामेंट हो और पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जहाँ पे लोगों को फ्रीडम हो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने के लिए। द एंड ऑफ प्रिविलेज ऑफ अरिस्टोक्रेसी, आपको पता है कि 1789 से पहले फ्रांस में जो नोबल्टी थे या क्लर्जी थे उनको बहुत सारे प्रिविलेज मिलते थे, फैसिलिटी मिलते थे, जो कि बाकी थर्ड स्टेट के लोगों को नहीं मिलता। तो इस तरह का प्रिविलेज को ख़त्म करना भी एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म का पार्ट था। ठीक है। सो नेक्स्ट है कि ड्रॉबैक क्या था इसका। इट डिड नॉट ग्रांट इक्वल राइट टू मेन एंड वुमेन, वुमेन हैड टू स्ट्रगल फॉर देयर पॉलिटिकल राइट। ठीक है। आपको पता है कि सबसे पहले जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो पहले राइट टू वोट जो था वो मेन को मिला था। वो भी हर मेन को नहीं मिला था, फिर कुछ लोगों को ही मिला था, जो प्रॉपर्टी क्लास के लोग थे उनको मिला था। बाद में एवरी मैन वाज गिवन आफ्टर सर्टेन एज, लेकिन वुमेन को उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता बहुत सालों तक। इकोनॉमिक लिबरलिज्म मतलब क्या होता है कि व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक लिबरलिज्म। फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि आप कहीं भी जाके बेच सको सामान, कोई रोक टोक नहीं है उसमें। एंड ऑफ स्टेट रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। पहले क्या था कि स्टेट रेस्ट्रिक्ट करता था कि गुड्स वगैरह यहाँ जाकर नहीं बिक सकता है, वहाँ जाकर नहीं बिक सकता है, या कैपिटल मूव नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ को एंड करना, जिससे कि ट्रेड जो है बिना कोई रोक टोक के हो सके। थर्ड जो पॉइंट है कि कस्टम यूनियन जोल्वरिन वाज फॉर्म्ड बाय प्रुशिया इन 1834, मेनी जर्मन स्टेट ज्वाइन इट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जोल्वरिन जो था एक कस्टम यूनियन था जो कि प्रुशिया के इनिशिएटिव से बनाया गया था। और ये इस जो भी प्रोविंसेस जो थे वो इस जोल्वरिन में ज्वाइन होते थे, वो अपने बीच में जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन था उसको ख़त्म कर देंगे और फ्रीली गुड्स जो है इजीली मूव कर सकता था वो उन सारे प्रोविंसेस में जो कि जोल्वरिन के मेंबर थे। और इस तरह से ट्रेड का फ्रीडम की बात करते थे लिबरलिज्म। द यूनियन reduce the number of currencies from over 30 to 2 and abolish tariff barrier। देखो जितने भी तारीफ, आपको क्या है कि आपको पता है 39 स्टेट थे जर्मनी में, प्रशिया में पहले, और सारे ये स्टेट के बीच में बहुत सारे करेंसी थे, उस करेंसी को ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ 2 करेंसी बच गए थे। उसके बाद जो टैरिफ बैरियर थे, यानी कि सामान के एक जगह से दूसरी जगह जब सामान जाता था दूसरे प्रोविंसेस में तो उस पर टैक्स लगाया जाता था, तो वो टैक्स को भी ख़त्म कर दिया, जिसको हम टैरिफ बैरियर बोलते हैं। तो इस तरह से सामान इजीली मूव करने लगा। नेटवर्क ऑफ रेलवे लेड टू ग्रेट मोबिलिटी ऑफ द एंड दस हेल्प टू ब्रिंगिंग नेशनल यूनिटी। उसके बाद इट ऑल्सो बूस्टेड इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म मतलब होता है कि इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारे प्रोविंसेस थे प्रशिया में वो सारे ज्वाइन हो गए थे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड। ठीक है। पॉलिटिकल में ये लिख दो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो गया, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी मिल जाता है, जो प्रिविलेज जो अरिस्टोक्रेसी को मिलता था वो ख़त्म कर दिया गया है, और इकोनॉमिक लिबरलिज्म में मार्केट का फ्रीडम मिल गया। उसके बाद कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था गुड्स के मूवमेंट पे। जोल्वरिन एक कस्टम यूनियन बनाया गया, प्रशिया के जो भी स्टेट उसमें ज्वाइन हुए उन्होंने अपना सारा बैरियर रेस्ट्रिक्शन हटा दिया और इस तरह से गुड्स इजीली मूव करना शुरू हो गया। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। डिस्क्राइब फ्रेडरिक शोरियोज यूटोपियन विजन ऑफ वर्ल्ड एज डिपिक्टेड इन हिज पेंटिंग। सो एक बहुत बड़ा पेंटर था फ्रेडरिक शोरियो, इसने बहुत चार पेंटिंग बनाए थे
हमें हमारे सामने उसमें एक पेंटिंग जो है बुक में दिया हुआ, उस पेंटिंग के बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि वो क्या विजुलाइज कर रहा था फ्यूचर वर्ल्ड को, उस पेंटिंग के थ्रू क्या शो करना चाहता था। देखो पहला उसमें हम पेंटिंग में देखने से हमें पता चलता है कि फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। देखो वो चाहता था कि वर्ल्ड जो है फ्यूचर में डेमोक्रेटिक हो, लोगों के द्वारा चुना हुआ गवर्नमेंट हो, उसका ड्रीम था। उस ड्रीम को उस पेंटिंग के थ्रू शो करने की कोशिश करी थी। सोशल रिपब्लिक हो, जहाँ पे कि एवरी सोसाइटी जो है सोसाइटी के लोग सोशल रिपब्लिक हो और डेमोक्रेटिक हो, ऐसा वो विजुअलाइज कर रहा था वर्ल्ड के बारे में, और उसी विजुअलाइजेशन को उसने पेंटिंग के थ्रू शो किया है। हिज फर्स्ट प्रिंट शोड पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वेमेन ऑफ ऑल द एजेस एंड सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन द लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय। क्या हो रहा है कि जो लोग हैं मेन एंड वेमेन जो है अमेरिका के और यूरोप के, वो एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और वो मूव कर रहे हैं, और जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसके पास से गुजर रहे हैं तो वो उसको अपना श्रद्धांजलि होमेज पे कर रहे हैं। और लिबर्टी इज ऑफ कोर्स पर्सनिफाइड एज ए वेमेन, तो ये जो फिगर है वो वेमेन फिगर है, एक औरत का फिगर है, और इसमें लिबर्टी को वेमेन के थ्रू पर्सनिफाई किया गया है। और उसके हाथ में एक टॉर्च है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, जो कि लोगों को एक सही डायरेक्शन दे रही है, दिशा दिखा रही है। और दूसरे बुक में दूसरे हाथों में एक दूसरे हाथ में एक बुक है दैट इज कॉल्ड चार्टर ऑफ राइट, जिसमें मेन को बहुत सारे राइट मिले हुए हैं, और राइट वो राइट है जो कि कोई भी छीन नहीं सकता है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ इमेज ले द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। देखो ये क्या हुआ कि उस स्टैचू के नीचे जो है, अगर हम जैसे उसके नीचे देखें, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, और ये बोल रहा है कि ये सारे टुकड़े जो हैं ओल्ड इंस्टीट्यूशन, मोनार्की, क्लर्जी, इनके टुकड़े पड़े हुए हैं, यानी कि अब मोनार्की वगैरह फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, ओल्ड सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ओल्ड इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो जाएगा, और सब जगह डेमोक्रेसी होगा। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड किंगडम, सबसे आगे यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, और ये दो कंट्री ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे, फ्रीडम इनको मिल चुका था, और ये नेशन स्टेट थे पहले। इन हिज प्रिंट ऑफ सोरियो पीपल ऑफ द ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड टुगेदर एज ए डिस्टिंक्ट नेशन। देखो यहाँ पे जो स्टैचू के साथ ये लोग मूव कर रहे हैं, ऐसे बहुत दूर से मूव कर रहे हैं ये लोग इस तरह से, और एक ग्रुप, पहला ग्रुप है, फिर आगे दूसरा ग्रुप है, हर एक ग्रुप जो है एक कंट्री रिप्रेजेंट करता है। हमें कैसे पता है? क्योंकि उनके हाथों में फ्लैग है, और वो फ्लैग जो है उस कंट्री का आइडेंटिटी शो करता है। वहीं यहाँ बताया हुआ है कि डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। उसको फ्रांस डिस्टिंग्विश्ड बाय ट्राई कलर फ्लैग हैज जस्ट रीच द स्टैचू, यानी कि फ्रांस अब उस स्टैचू तक पहुंच चुका है, यानी कि अभी फ्रांस जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, एक नेशन स्टेट बन चुका है। एंड सी इज फॉलोड बाय जर्मनी विद देयर ब्लैक एंड गोल्ड फ्लैग। पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू, सिसिली, लोम्बार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया फॉलो इन देयर ऑर्डर, और इस तरह से बाकी सारे कंट्री फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे। फ्रॉम द हेवन क्राइस्ट, सेंट एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, और ऊपर से भगवान वगैरह लोग देख रहे हैं, ये भी उस पेंटिंग में शो किया हुआ है, और उन लोग ब्लेस कर रहे हैं कि लोग जो है फ्री हो गए हैं। दे हैव बीन यूज टू सिम्बलाइज द फ्रेटर्निटी एमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और ये शो करा जा रहा है कि ये सारे कंट्री एक दूसरे के भाईचारा उनके बीच में, फ्रेटर्निटी में तो भाईचारा होता है, एंड देयर इज यूनिटी एमंग देम। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोरियो जो पेंटिंग है उसको, उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ, तो क्वेश्चन आ सकता है इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक्सप्लेन एनी 4 मेजर्स इंट्रोड्यूस बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे, आपको पता है कि फ्रांस में 1789 में रेवोल्यूशन हुआ था। उस रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे जो रेवोल्यूशनरीज का रूल आ गया था, और जो नया गवर्नमेंट आया था वो किस तरह का चेंजेज वहाँ पे लाया था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक यूनिटी या कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाए। तो सबसे पहला है कि द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड द सिटी ऑन द सिटीजन एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पे सिटीजन जो कंसेप्ट है उसको एम्फेसाइज किया गया, जर्मन को फादरलैंड शो किया गया, फ्रांस को, और इस तरह से लोगों के बीच में यूनिटी लाने की कोशिश करी गई, और वहाँ पे लोगों को इक्वल राइट मिला, एक
कॉन्स्टिट्यूशन मिला जो कि एवरीबॉडी, दैट कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड इक्वल राइट टू एवरीबॉडी। दूसरा, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वाज चोजन टू रिप्लेस द ओल्ड रॉयल स्टैंडर्ड। जो पहले रॉयल फ्लैग था उसको हटा दिया गया और उससे जब ट्राई कलर फ्लैग लाया गया और इसके थ्रू भी लोगों को अपने आप को जोड़ने लगे, या दे ट्राई टू एसोसिएट देमसेल्फ विद दिस ट्राई कलर फ्लैग। द स्टेट जनरल, जो पहले एक ओल्ड इंस्टीट्यूशन था उसको हटा दिया गया और उसके जगह पे नेशनल असेंबली बनाया गया जो कि सिटीजन्स का असेंबली था। उसके बाद नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है द न्यू हिम्स। हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टायर्स कमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ नेशन। क्या हुआ कि नए नए हिम्स बनाए गए, जिससे कि इंडिया में जनगण मन है उस तरह का वहाँ भी बहुत सारे हिम्स बनाए गए, शपथ लिया गया और जो लोग अपने कंट्री को यूनाइट करने के लिए, नेशन स्टेट बनाने के लिए सेक्रीफाइस किए थे उनको याद किया गया और इस तरह से जो नेशनलिस्ट थे वो लोगों के अंदर यूनिटी लाने की कोशिश करने लगे। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज पुट इन प्लेस ऑफ इट्स फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ एंड इट्स फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स ओन टेरिटरी। देखो क्या हुआ कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उस समय ज़रूरी था कि सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो किसी सेंटर से कंट्रोल हो, तभी हम वहाँ पे यूनिटी ला सकते थे। और दूसरा था कि एक तरह का लॉ बनाया गया जो सबके ऊपर अप्लाई होता हो, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लॉ वाज आल्सो इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट है इंटरनल कस्टम ड्यूटी, जो कि ऑब्स्टेकल था फ्री ट्रेड में, उसको हटा दिया गया और हटाने के बाद वहाँ पे जो ऑब्स्टेकल थे कस्टम ड्यूटी थे उसको हटा दिया गया और एक तरह के वेट्स एंड मेजर लाए गए जिससे कि ट्रेड करने में कोई परेशानी ना हो एंड एवरीबॉडी कैन मूव एनीवेयर विद इन द France to trade. The regional dialects were discouraged and the French as it was written and spoken in Paris become the common language of the nation. देखो क्या हुआ कि ऐसा रेवोल्यूशन को लगता था कि रीजनल लैंग्वेज को हम प्रमोट करते हैं तो यूनिटी नहीं आ सकता लोगों के बीच में, इसलिए रीजनल लैंग्वेज जो थे जो कि वहाँ पे कहीं कहीं बोले जाते थे उसको इग्नोर किया गया और फ्रेंच एज ए लैंग्वेज को प्रमोट किया गया जिससे कि लोग एक लैंग्वेज से अपने आप को जोड़े और यूनिटी लेके आए। तो ये दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टू ब्रिंग द सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन एनी 5 प्रोविजन नेपोलियन सिविल कोड। सो जब नेपोलियन वहाँ का किंग बनता है तो उसने किस तरह का चेंजेज और क्या क्या चेंजेज लेके आता है। नेपोलियन incorporated revolutionary principle in the administration field to make the whole system more rational and effective। उसने बहुत सारे चेंजेज लाए जिससे कि सिस्टम जो है रैशनल हो, इफेक्टिव हो। हिज कोड 1804 वाज नोन एज नेपोलियनिक कोड। तो उसने एक कोड बनाया था, उस कोड को हम बोलते हैं नेपोलियनिक। उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, ये कोड रूल्स एंड रेगुलेशन वाला कोड था जो कि उसने शुरू किया था। और इस कोड में हम देखते हैं कि कुछ नियम कानून थे जो कि सबको मानना था। क्या था? ही डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेज बेस्ड अपॉन बर्थ। जो आपको पता था कि जब ओल्ड रेजिम यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वहाँ पे जो नोबेलिटी थे या क्लर्जी थे उनको कुछ प्रिविलेज मिलता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। हर आदमी को एवरीबॉडी वाज मेड इक्वल बिफोर द लॉ, अब हर आदमी लॉ के सामने बराबर है। ही अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज। आपको पता था कि वहाँ पे फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म एक जमींदारी सिस्टम था वहाँ का टिपिकल, दैट इज कॉल्ड फ्यूडलिज्म। और उनके अंडर बहुत सारे स्लेव्स होते थे, पीजेंट्स होते थे जो स्लेव जैसा उन्हें रहना पड़ता था। उस सिस्टम को नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो अपने पीजेंट्स पे अलग एक्स्ट्रा ड्यू लगा सकते थे, एक्स्ट्रा ड्यूटीज इम्पोज कर सकते थे, वो भी सारे अब ख़त्म कर दिया गया। नेपोलियन ने कुछ अच्छा काम किया था, ये सारा अच्छा काम के अंदर आता है। ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और जो लोग पास जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी रख सकता है, उसको कोई भी स्टेट भी नहीं इवन स्टेट विल ऑल्सो नॉट टेक अवे दैट प्रॉपर्टी बिकॉज वो उसका हार्ड अर्न प्रॉपर्टी है। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेस फाउंड अ न्यू टाइप ऑफ फ्रीडम एज गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड इन टाउन। जो पहले टाउन्स में गिल्ड होते थे जो कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन करते थे ट्रेड के ऊपर। गिल्ड मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, जैसे कि आपका कोई भी कपड़ा बेचने वाले को अपना एक ग्रुप था, उसको अपना एक एसोसिएशन था और ये ग्रुप जो था उसके लीडर जो थे पूरा ग्रुप को कंट्रोल करते थे, कितने बनाने हैं कपड़े, कितने में बेचना है, कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे, सब कुछ। और बाहर के लोगों को आके टाउन में या सिटीज़ में
अपना कपड़ा नहीं बेच सकते थे, ये गिल्ड रेस्ट्रिक्शन डालता था। लेकिन अब ये सब रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया, कोई भी आके कहीं भी कोई भी सामान बेच सकता था, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। एक तरह के लॉ लाए गए, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स लाया गया, कॉमन नेशनल करेंसी, एक ही तरह का करेंसी, एक ही तरह का वेट्स एंड मेजर्स हो गए। उसके बाद जिससे कि ट्रेड जो है बिना कोई रोक टोक के इन फ्रांस में चल सके। तो ये सारे चेंजेज जो नेपोलियन लाया था उसको हम नेपोलियनिक कोड बोलते हैं, और ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है कि व्हाट वर द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल इन एरिया दे कॉन्कर्ड। आपको पता है कि नेपोलियन जब आता है तो नेपोलियन पहले फ्रांस में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाता है, उसके बाद वो सारे आस पड़ोस के जो कंट्री होते थे वहाँ पे अपना आर्मी भेजता उन कंट्री को कैप्चर करने के लिए। तो लोगों को लगता है कि नेपोलियन आर्मी आ रहा है, उनको उनको वहाँ का जो मोनार्की है उसको हटा के वहाँ पे एक नया सिस्टम लाने के लिए, तो लोग उसको वेलकम करते हैं। देखो, द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन द एरिया कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन वाज मिक्स्ड। कुछ लोग शुरू में तो उनको लगता था कि नेपोलियन का आर्मी आ रहा है हमें लिबरेट करने के लिए, हमें फ्री करवाने के लिए वहाँ के किंग से, मोनार्की से, तो उन्होंने वेलकम किया। इनिशियली द फ्रेंच आर्मीज वर सीन एज ए टॉर्च बेरर ऑफ लिबर्टी। उनको लगा कि फ्रेंच आर्मी हमें फ्री कराएगा। इन ब्रुसेल, मिंज, मिलान एंड वार्सो द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम। बहुत सारी जगह उनको वेलकम किया गया। उनको लगा क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि फ्रेंच आर्मी आ रहा है और हमें मोनार्की से या ओल्ड इंस्टीट्यूशन से फ्री करवाएगा। बट वेरी सून पीपल कुड रियलाइज दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ नेपोलियन वाज नॉट गोइंग टू गारंटी पॉलिटिकल फ्रीडम। लेकिन कुछ समय में उनको लगने लगा कि जो नेपोलियन का आर्मी आ रहा है वो हमें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देगा और हमें एक्चुअली ना एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीडम मिलेगा, और नया तरह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नेपोलियन इम्पोज करेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, जो कि लोग फिर से सफोकेट लगे, घुटन सा महसूस करेंगे। क्या हुआ, नेपोलियन ने क्या किया? टैक्सेस इंक्रीज कर दिया इन सारे कैप्चर टेरिटरी में। सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप मतलब होता है कि उनके बोलने पे, एक्सप्रेशन पे रोक लगा दिया गया। एंड फोर्स कंस्क्रिप्शन, यानी कि ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में रिक्रूट किया जाता था। आर्मी में उनको रिक्रूट करने के बाद और उनको भेज दिया था लड़ने के लिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा तो इस तरह से लोग परेशान होने लगे, और जो चेंजेज वो लाया था वो चेंजेज जो था उसके जगह पे जो कष्ट उनको फेस करना पड़ा वो कहीं ज़्यादा था, और इसलिए लोग उसको अपोज करने लगे। दस द इनिशियल एंथुसियाज्म, जो शुरू में खुशी था, ऑफ द पीपल स्टार्टेड डाइंग एंड द पीपल स्टार्टेड कंसिडरिंग हिम एज ए इन्वेडर। तो लोग सोचने लगे कि नेपोलियन हमें इन्वेड करने, हमें कॉन्कर करने आया, ना कि हमें मॉडर्नाइज या फ्री करने आया है। तो ठीक है, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि लोगों का क्या रिएक्शन था जहाँ पे नेपोलियन ने अपने आर्मी भेजा था। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि 7th क्वेश्चन, टिल मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट इन यूरोप, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ 4 एग्जाम्पल्स। देखो क्या दिया हुआ कि कोई नेशन स्टेट नहीं था यूरोप में 18th सेंचुरी तक, मिड 18th सेंचुरी 1750 तक हम देखते हैं कि कोई नेशन स्टेट नहीं था वहाँ पे। नेशन स्टेट मतलब क्या होता है कि ऐसा स्टेट जहाँ पे लोग फील करें कि दे बिलोंग टू दैट स्टेट, ऐसा स्टेट जहाँ पे कि देयर इज यूनिटी अमंग द पीपल, ऐसा स्टेट जहाँ पे कि एवरीबडी इज प्राउड ऑफ बीइंग द पार्ट ऑफ दैट स्टेट। सो इस तरह का नेशन स्टेट 1750 से पहले नहीं था। ऐसा ना होने के कारण है कि जो किंग वगैरह थे आस पड़ोस के बहुत सारे कंट्रीज़ को कैप्चर कर अपने में मिला रखे थे, और ऐसे लोग जो थे कभी दे नेवर यूज्ड टू फील दैट दे आर द पार्ट ऑफ सच स्टेट। जब भी उन्हें मौका मिलता था वो अपने आप को फ्री कराने की कोशिश करते थे। ड्यूरिंग मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट इन यूरोप, वही ऊपर का क्वेश्चन ही है। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर रूल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स विथ ऑटोनोमस टेरिटरी। देखो, जर्मनी हो गया या इटली हो गया या स्विट्जरलैंड हो गया, यहाँ पे अलग अलग रूलर रूल करते थे। मान लो एग्जांपल इंडिया में अगर कोई बाहर का रूलर रूल कर रहा है तो हम कभी भी उनको सपोर्ट करेंगे, कभी भी हम फील करेंगे कि हमारा गवर्नमेंट है, हमारा स्टेट है, नहीं। उसी तरह से वहाँ भी था। वहाँ भी जर्मनी में, इटली या स्विट्जरलैंड में अलग डिफरेंट दूसरे डायनेस्टी के रूलर जो थे वो रूल कर रहे थे। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज वर देयर इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप। ऑटोक्रेटिक मोनार्की मतलब होता है कि वो मोनार्की, वो राजा जो कि अपनी मर्जी से रूल करता था, ना कि लोगों के कंसेंट से, लोगों के एक्सपेक्टेशन से। तो इस तरह का मोनार्की था वहाँ पे। और दूसरी बात है कि अलग अलग रूलर रूल करते थे, तो इससे लोगों को सेंस ऑफ यूनिटी नहीं था। दीज एरियाज वर ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट पीपल,
अब मैंने बताया कि 3 स्टेट, ऊपर और भी बहुत सारे स्टेट थे वहाँ पे, कंट्री थे जो कि दूसरे लोगों के द्वारा कैप्चर किया गया था। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग द कलेक्टिव आइडेंटिटी। उनके अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था, एक कॉमन कल्चर नहीं था, अलग अलग कल्चर के लोग एक स्टेट में रहते थे और इसकी वजह से उनके अंदर वो एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज भी अलग अलग बोलते थे। डिफरेंट ग्रुप्स लाइक द एरिया ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन, द टायरोल, सुडेटनलैंड एंड द बोहेमिया वर डोमिनेटेड बाई जर्मन स्पीकिंग लोग थे वहाँ पे। और इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मगयार एंड जो बाकी जो हाफ थे उन लोग जो थे वो वहाँ के पॉपुलेशन जो थे वो डिफरेंट डायलेक्ट्स बोलते थे। तो इस तरह से इन द पार्ट ऑफ गैलिसिया द अरिस्टोक्रेटिक जो थे वो पोलिश बोलते थे, तो पोलैंड के लैंग्वेज बोलते थे। तो हम देखते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंसेस थे, कल्चर के बेसिस भी डिफरेंसेस था, एथनिसिटी के बेसिस भी डिफरेंसेस था, एंड ये डिफरेंसेस की वजह से देयर वाज नो यूनिटी अमंग द पीपल एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर वाज नो नेशन स्टेट एट दैट टाइम। सो नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी फोर फीचर ऑफ द लैंडेड अरिस्टोक्रेसी अरिस्टोक्रेटिक क्लास ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो लैंडेड अरिस्टोक्रेसी यानी कि जो नोबल्स थे या जो ज़मीन के मालिक बड़े बड़े थे उन लोगों का किस तरह का क्या फीचर था उनका। तो सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज ए डोमिनेंट क्लास, एक मजबूत क्लास था जो कि दूसरों को दबा के रखता था। ऐसे क्लास से लोग पावरफुल थे, जैसे इंडिया में जमींदार थे उसी तरह से वहाँ पे जो लैंडेड अरिस्टोक्रेसी या लैंडेड क्लास के लोग जो थे जिनके पास बड़े बड़े ज़मीन होते थे वो पॉलिटिकली और सोशली बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे 19th सेंचुरी में। द नंबर ऑफ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी फॉलोड अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, दिस हेल्प देम टू देम देयर यूनिटी। देखो दूसरा क्या था, दूसरा पहला फीचर था कि वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सोशली बहुत डोमिनेंट थे। दूसरा था कि उन लोग जो है एक तरह का लाइफ जीते थे, चाहे वो कहीं भी रहें, किसी भी कंट्री में रहें, और इसकी वजह से उनके अंदर एक यूनिटी था। उसके बाद दे ओन्ड स्टेट्स बोथ इन द रूरल एंड टाउन एरिया। उनके पास जो लैंड हुआ करता था और वो लैंड गाँव में भी होता था और शहरों में भी इनफ स्टेट होते थे, बहुत ज़्यादा ज़मीन प्रॉपर्टी होता था। इन अदर वर्ड्स दे ओन्ड मेजोरिटी ऑफ लैंड ट्रैक, उनके पास सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन उन्हीं के पास होता था। दे स्पोक फ्रेंच, अब एक और फीचर है क्या कि वो फ्रेंच बोलते थे और इससे उनको आपस में बातचीत करने में बहुत कन्वीनियंट होता था। उसके बाद और इस तरह से उन लोग एक आमतौर पे जो हाई क्लास के लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे, तो ये लोग भी फ्रेंच बोलते थे और यूनाइट होते थे। दे वर सोशली मोर यूनाइटेड एज दे हैड मैरिज रिलेशनशिप, और हमेशा जो लैंडेड क्लास के लोग थे वो आपस में शादी करते थे, इससे एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो गया था और जब भी कोई प्रॉब्लम होता था सारे लोग जुड़ जाते थे और इस तरह से सोशली मोर यूनाइटेड थे उन लोग। ठीक है, और दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वाज न्यूमेरिकली स्लम, लेकिन इनका जो नंबर था बहुत कम थे, मे बी 2 to 3 या 5% थे इन लोग। एंड मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पिजेंटी, ज़्यादातर लोग जो थे वो पिजेंटी थे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझना है और लर्न करना और लिखना है जब भी पूछा जाए लैंडेड अरिस्टोक्रेसी के बारे में। 9th क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड, व्हाट इम्पैक्ट डिड इट हैव इन द सोसाइटी। बहुत आसान क्वेश्चन है कि ये जो था आपका 18th सेंचुरी में, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में हुआ, 1750 से 75 के बीच में हुआ था। और ये फ्रांस में ये इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ, जब ये इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ था ये क्वेश्चन था, और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे कंट्री में फैलना शुरू हो गया 19th सेंचुरी में, फ्रांस में, जर्मनी में। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे शहरों में, तो शहर में जो लोग काम करने जाने लगे तो जो सोसाइटी था दो पार्ट में बढ़ गया, रिच और पुअर। रिच लोग थे जो मिल के मालिक वगैरह होते थे और जो वहाँ पे वर्किंग क्लास होते थे, और उसके बाद मिडिल क्लास भी इमर्ज हुए वहाँ पे, जो इंडस्ट्रीज थे, ये मिडिल क्लास थे एक तरह से, बिजनेस क्लास के लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, ये भी इमर्ज हुए। और इस तरह से हम देखते हैं कि मेनली सोसाइटी गॉट डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 पार्ट, वर्किंग क्लास एंड द मिडिल क्लास। रिच क्लास तो पहले भी थे वहाँ पे, लेकिन अब एक प्रोफेशनल बिजनेस क्लास के लोग इमर्ज हुए बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन द सोसाइटी। Describe any 3 features of economic condition of German speaking region in the first half of 19th century। जो जर्मनी के लोग थे, इकोनॉमिक कंडीशन क्या था उनका, जो वहाँ के लोग थे जर्मनी में उनका, जर्मनी स्पीकिंग लोगों का क्या कंडीशन था, ये हमें पूछा हुआ है यहाँ पे। देखते हैं फिर क्या था इसका। सो पहला जो पॉइंट था यहाँ पे कि जर्मनी स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी फेस्ड इकोनॉमिक हार्डशिप, बहुत आर्थिक प्रॉब्लम था उनके पास। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स हैड
क्रिएटेड आउट ए काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। तो जर्मनी, जो आपको पता है फ्रांस है यूरोप में, फ्रांस के बाद जर्मनी है, तो फ्रेंच आर्मी जब वहाँ गए थे तो जर्मनी को उन्होंने छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया था, और इस तरह से 39 प्रोविंसेस थे जर्मनी में नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद या नेपोलियन के डिफीट के बाद। ईच स्टेट प्रोसेस इट्स ओन करेंसी, हर स्टेट का अपना करेंसी था, अपना वेट्स एंड मेजर्स था। मर्चेंट अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो उसे बहुत सारे टैक्सेस देना पड़ते थे। मान लो एक मर्चेंट ट्रैवल कर रहा है हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग से, तो उसे 11 पोस्ट होकर कस्टम ड्यूटी बैरियर होकर गुजरना पड़ता था, और हर जगह पर उसे 5% टैक्स देना पड़ता था, और इस तरह से चीज़ों का दाम बढ़ जाता था। ये एक प्रॉब्लम था। डिफरेंट वेट्स एंड मेजर भी थे, जो भी एक तरह से ट्रेड में दिक्कतें आती थी। न्यू कमर्शियल क्लास जो थे, जो बिजनेस क्लास के लोग थे, वो चाहते थे कि ये सारे बैरियर हटा दिया जाए, और जिससे कि इजीली सामान मूव कर सके बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1834 में कस्टम यूनियन, जिसको जोल्बरिंग बोलते हैं, वो बनाया गया पर्शिया के इनिशिएटिव से। और हम देखें जोल्बरिंग होता क्या है। तो ये था हमारा कुछ पॉइंट्स इस क्वेश्चन में कि जर्मनी में इकोनॉमिक कंडीशन क्या था। कोई अच्छा नहीं था जर्मनी का इकोनॉमिक कंडीशन। वहाँ पे नेपोलियन जब नेपोलियन ने अपना पावर को एक्सटेंड किया जर्मनी, तो जर्मनी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और इतने छोटे टुकड़े थे कि 39 प्रोविंसेस थे, स्टेट थे जर्मनी में, और हर स्टेट का अपना करेंसी था, अपना वेट्स एंड मेजर्स था, और हर कस्टम ड्यूटीज़ थे। तो इस तरह से इट वाज डिफ़िकल्ट for goods to move freely among these 39 states, and that was coming as an obstacle in the promotion of trade. तो जोल्बरिन बनाया गया। जोल्बरिन होता क्या देखते हैं। एक कस्टम यूनियन था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक एसोसिएशन था। जोल्बरिन कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रुशिया। प्रुशिया यानी कि जर्मनी के इनिशिएटिव से बनाया गया था, और इसमें बहुत सारे जर्मन स्टेट जो थे इसके पार्ट बन गए। द यूनियन डिड अवे विद द टैरिफ बैरियर एंड डिक्रीज नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 to 32। देखो, जो भी बैरियर था, जो भी टैरिफ यानी कि ड्यूटी जो लगाया जाता था, वो ड्यूटी हटा दिया गया, और करेंसी बहुत सारे थे, उससे भी डिफिकल्टी होता था, उसको भी कम करके अब 2 कर दिया गया 30 से। और क्रिएशन ऑफ नेटवर्क रेलवे भी डेवलप किया गया, जिससे लोग या सामान इजीली मूव कर सके। और इस तरह से हम देखते हैं कि इकोनॉमिक यूनिटी जर्मनी में हो गया था, लेकिन अभी भी पॉलिटिकल यूनिटी आना बाकी था वहाँ पे। वाई वर द जर्मन गवर्नमेंट ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेटिज्म वो थॉट होता है जो कि ओल्ड इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। वो लोग जो कि पुराना सिस्टम को दोबारा से लाना चाहते थे, ऐसे लोगों को हम कंजर्वेटिज्म थॉट बोलते हैं। या जो किंग थे, मोनार्की थे, उन लोगों को कंजर्वेटिव्स बोलते हैं हम। द यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। आपको पता है कि नेपोलियन फ्रांस में 1804 में नेपोलियन कोड लाया था, फिर उसने धीरे धीरे अपने पावर को एक्सपैंड किया पूरा यूरोप में। लेकिन 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू, उस बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार जाता है, और इसको हराने में 4 इम्पोर्टेंट मोनार्की जो थे, ऐसे स्टेट जहाँ पे मोनार्की था, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देखो क्या था कि द कंजर्वेटिव बिलीव दैट द एस्टैब्लिशिंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की एंड चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। इनका मानना था कि जो पुराना सिस्टम था, पुराना ओल्ड इंस्टीट्यूशन था, मोनार्की हो गया, चर्च सिस्टम हो गया, सोशल हायरार्की, नोबल्टी, क्लर्जी और थर्ड स्टेट, प्रॉपर्टी, फैमिली, ये सब चीज़ को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, हमें इसको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। ऐसे जो लोग सोचते थे उनको हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज टू गो बैक टू द सोसाइटी ऑफ द प्री रेवोल्यूशनरी पीरियड। वो पहले वाले सिस्टम में नहीं जाना चाहते थे। एक्चुअली उनको पता था कि हाँ, लोगों ने बहुत सारे फ्रीडम एक्सपीरियंस कर रखा, वो कभी पहला वाला सिस्टम में जाना नहीं चाहेंगे। दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटिव बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथन एंड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। उनको था कि मोनार्की हो, लेकिन वो मोनार्की में जो है मॉडर्न सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और इस तरह से मोनार्की को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अगर मॉडर्नाइजेशन लेके आते हैं मोनार्की में। तो ऑल दी चेंजेस वुड मेक द स्टेट पावरफुल एंड मोर। तो कौन सा ऑल दी चेंजेस, कि जो भी नेपोलियन या न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आया था, उस एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमें इंक्लूड करना है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में और मोनार्की में, और इस तरह से हमें रूल करना है जिससे जो मोनार्की है या स्टेट है, स्टेट का पावर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज ऑफ मॉडर्न एंड डिफरेंट एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमी, एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो कंजर्वेटिव थे वो भी अब थोड़ा बदलाव
को फेवर करने लगे थे। और उनका मानना था कि जो चेंजेज नेपोलियन लाया, अगर उसको भी हम मोनार्की के साथ जोड़ देते हैं तो मोनार्की और ज़्यादा एफिशिएंट एंड इफेक्टिव हो जाएगा। और इस तरह से मोनार्की का सोच धीरे धीरे कंजर्वेटिव का सोच धीरे धीरे पहले के मुकाबले अब बदलना शुरू हो गया था। हाउ वाज द ट्रीटी ऑफ वियना इम्प्लीमेंटेड? आपको पता है कि नेपोलियन के हारने के बाद जो बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में हुआ था, 1815 में हुआ था, उसके बाद नेपोलियन हार गया था। हारने के बाद जो वियना जो था वो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस किया जाता है और इसका लीडर जो होता है वो मेटरनिक होता है, जो कि चांसलर था ऑस्ट्रिया का। तो उसी के देख रेख में वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है। 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर, जो कि नेपोलियन को हराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, प्रशिया हो गया और ऑस्ट्रिया, इन्होंने एक प्लान ड्रॉ किया इस वियना कांग्रेस में कि जो नेपोलियन ने जो भी चेंज लाया था उसको क्या किया जाए। तो और मेटरनिक जो था, जो कि चांसलर ड्यूक था ऑस्ट्रिया का, उसने इस काउंसिल को होस्ट किया था। उसका मेहमान नवाजी में ये सारे वियना कॉन्फ्रेंस हुआ था। द डेलीगेट्स ड्रीव अप अ ट्रीटी ऑफ वियना इन 1850 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियन। तो नेपोलियन जब आया था 1805 के बाद तो उसने बहुत सारे चेंजेस लाए थे। तो ये जो कंजर्वेटिव मोनार्क थे ब्रिटेन के, उसके बाद आपका रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के, इन लोगों ने ये सोचा कि हम जितने भी सारे नेपोलियन चेंजेस किया उस चेंजेस को ख़त्म कर देते हैं और दोबारा से पहले वाला सिस्टम लाने की कोशिश करने लगे इस। हाँ, सो चेंजेस डन बाय डेलीगेट्स ऑफ वियना कांग्रेस। क्या क्या बदलाव लाया था? उन्होंने फ्रांस में दोबारा से बोर्बन डायनेस्टी को सेटअप कर दिया, जो कि 1789 में हटा दिया गया था। उस डायनेस्टी को दोबारा से वहाँ पे लाया गया, बोर्बन डायनेस्टी। फ्रांस लॉस्ट इट्स द टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। फ्रांस ने जो भी टेरिटरी को कैप्चर किया था और अपने अंडर मिला लिया था उसको उससे छीन लिया गया। और सीरीज ऑफ स्टेट क्रिएट किया गया फ्रांस के चार, मान लो ये फ्रांस है तो फ्रांस के चारों तरफ ऐसे स्टेट क्रिएट किया गया जिससे कि फ्रांस दोबारा से पावरफुल ना हो जाए और एक्सपांसन पॉलिसी ना फॉलो करने गए। तो कौन कौन से स्टेट थे? द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ। सो नॉर्थ में हम देखते हैं कि नीदरलैंड और बेल्जियम को यूनाइट कर दिएगा जिससे कि स्ट्रॉन्ग स्टेट बने वहाँ पे और एक बफर स्टॉक बने जिससे कि फ्रांस दोबारा से अपने आप को एक्सपांड करना ना शुरू है। किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ, तो ये बता दिया मैंने आपको। जेनोवा वाज एडेड टू पिडमंट इन द साउथ, साउथ में जेनोवा और पिडमंट को ऐड करके स्ट्रॉन्ग स्टेट बना दिया गया। प्रुशिया वाज गिवन द इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, प्रुशिया वेस्ट में था फ्रांस के, वहाँ पे उसको नया नया टेरिटरी दिया गया जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और अगर कभी फ्यूचर में जर्मनी फिर से दोबारा से इस तरह का कोशिश करता है तो उसको रोका जा सके। बट जर्मन कॉन्फेडरेशन, लेकिन आपको पता है कि नेपोलियन ने जर्मनी को 39 स्टेट में बांट दिया था, उसको ऐसे ही रहने दिया गया, उसको टच नहीं किया गया एंड इट वाज लेफ्ट अनटच्ड। इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन द पोलैंड, रशिया को भी पोलैंड मिला जो कि जिससे कि रशिया स्ट्रॉन्ग हो जाए। प्रुशिया वाज आल्सो गिवन सैक्सोनी, एक टेरिटरी था उसको प्रुशिया को मिल गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जर्मनी के चारों तरफ कुछ स्टेट्स क्रिएट किए गए जो कि पावरफुल स्टेट क्रिएट किए गए, जो कि अगर फ्रांस फ्यूचर में पावर को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है तो उसको आराम से रोका जा सके। ठीक है, द मेन इंटेंशन ऑफ दी रीअरेंजमेंट वाज टू रीस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। तो वियना कांग्रेस का जो भी इंटेंशन क्या था कि मोनार्की को दोबारा से लाना और जो भी चेंज नेपोलियन ने किया था उसको अनडू करना या दोबारा से पहले वाला सिस्टम लेके आ जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815 इन यूरोप। तो यूरोप में जो मैंने बताया था ना कि राजाओं का जो वियना कांग्रेस के बाद राजा जो थे स्ट्रॉन्ग हुए थे, कंजर्वेटिव आइडिया स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो उन्होंने किस तरह का गवर्नमेंट वहाँ पे लेके आए थे। कंजर्वेटिज्म एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एरोज आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1850 बैटल ऑफ वाटरलू। चलो ठीक है, ये बता चुका हूँ। क्या था कंजर्वेटिव रेजिम, क्या था कि ऑटोक्रेटिक मतलब होता है कि राजा अपने मर्जी से रूल करे ना कि लोगों को कंसल्टेशन से रूल करे। इनटॉलरेंट टू क्रिटिसिज्म, अगर कोई भी राजा को या स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, किसी भी अपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया गया कि प्रेस कुछ भी नहीं छाप सकता अपना मर्जी से। उसके बाद डिस्करेज एनी क्वेश्चन दैट चैलेंजेस देयर लेजिटिमेसी, और स्टेट को कोई भी चैलेंज करे तो ऐसे लोगों को सप्रेस किया गया। सो इस तरह से हमने ये 15 क्वेश्चन हम देखते हैं। 15 क्वेश्चन जो था, इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इटालियन रेवोल्यूशनरी ग्यूसेपे मैजिनी, ठीक है, इन स्प्रेडिंग द रेवोल्यूशनरी आइडिया इन यूरोप। तो एक इटालियन
रेवोल्यूशनरी था ग्यूसेपे मैजिनी। इसने क्या क्या इसका कंट्रीब्यूशन है यूरोप में रेवोल्यूशनरी आइडिया को स्प्रेड करने में। देखो वो ये था इटालियन रेवोल्यूशनरी था, जिसका जन्म हुआ था जेनोवा में 1807 में। और उसके बाद ये बाद में सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनियरी का पार्ट बन जाता है। सीक्रेट सोसाइटी जो कि किंग के खिलाफ लड़ रहे थे, कंजर्वेटिव आइडियाज़ के खिलाफ लड़ रहे थे, ऐसे सोसाइटी को ओपनली अपने एक्टिविटीज़ को शो करना अलाउ नहीं था, तो इसलिए उन्होंने सीक्रेटली गवर्नमेंट के खिलाफ प्लान बनाते थे और उनको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते थे। एज ए यंग मैन ऑफ 24 उसने उसको देश से बाहर निकाल दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया, क्योंकि वो एक रेवोल्यूशन अटेम्प्ट कर रहा था लिगुरिया में, और उसकी वजह से उसे देश से निकाल दिया गया। लेटर ऑन उसने यंग इटली और यंग यूरोप दो अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाता है, जो कि छुप के काम करते हैं, ओपनली काम नहीं करते हैं एक्टिविटी इनके। द मेंबर ऑफ दीज ग्रुप्स, अब जो कौन थे इसके मेंबर, एक तरह के लोग थे जो यंग पीपल थे, जो कि अलग अलग कंट्री से, पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से और जर्मनी से ये लोग थे। उसके बाद इसका मैजनी का व्यू क्या था, ही बिलीव दैट नेशन आर नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, कि हमें एक नेशन स्टेट हमेशा क्रिएट करना चाहिए और वहाँ पे लोग मिलजुल के रहें। इन हिज व्यू क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट इज़ द नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अगर हम चाहते हैं अपने आज़ादी के लिए तो हमें पहले यूनाइट होना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन फाइट फॉर आवर फ्रीडम। ही वॉज अपोज टू मोनार्की एंड बिलीव दैट द विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो वो चाहता था सब जगह डेमोक्रेसी आए, ये भी उसका एक सोच था। और नेक्स्ट था ही डिड नॉट बिलीव इन द स्मॉल स्टेट एंड किंगडम, वो नहीं चाहता छोटे छोटे स्टेट में स्टेट हो, बल्कि वो चाहता था एक बड़ा नेशन बने, यूनिफाइड नेशन बने, और एवरीबडी शुड फील दैट दे आर वन पीपल, और इस तरह का उसका सोच था। और ये सोच जो रेवोल्यूशनरी थे उनको बहुत इन्फ्लुएंस किया, एंड फाइनली इट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। whom did Metternich describe as the most dangerous enemy of social order? गिउसेपे मैजिनी को उसने डेंजरस एनमी बताया था सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मतलब होता है कि जो पुराना इंस्टीट्यूशन था, कि मोनार्की था, उसको जो मैजिनी का सोच था वो ऐसा मेटर्निक को लग रहा था कि ये सोच रेवोल्यूशन ला सकता है यूरोप में, और इस तरह से वहाँ पे जो मोनार्की है, ओल्ड सिस्टम है, वो ख़त्म हो जाएगा। सो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।